नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। इसके पहले जो है 14 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। पहला दिया कि अहमद शाह अब्दाली, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा जहांगीर और चौथा है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है। तो आपको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प से हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। जहांगीर का शासनकाल जो है सबसे पहले रहा इसमें। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है पहला अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल जो रहा वह आपका अहमद शाह अब्दाली के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। तो क्रम से आपका 3, 2, 1, 4 जो है ऑप्शन सही होगा यहाँ। दूसरा प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? तो हुमायूं ने किया था। बी विकल्प से होगा यहाँ पे। चित्रकला के क्षेत्र में जो है मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी और प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, का शिष्य जो है मीर सैयद था। लेकिन यहाँ पूछा गया आपका कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके या किया था किसने? तो हुमायूं ने। और तीसरा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज, जिसे सिजदा कहा जाता है, को समाप्त किया था। 1636 से लेकर के 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था। और चौथा प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो 4 विकल्प दिया गया, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मध्यपाषाणीन काल में जो है मध्यपाषाणीन कालीन एक स्थल था महदहा, जो कि ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है स्थित है, से बड़ी मात्रा में जो है हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। एक इतिहासकार हैं GR शर्मा, इन्होंने, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही जो है हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और वहीं एक इतिहासकार हैं डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा एक पुस्तक जो है लिखा गया है पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों ही जो है विकल्प सही होगा। 3 स्थल है, याद रखिएगा, सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा, तीनों ही जगह से हड्डी के आभूषण जो है वह हड्डी के उपकरण एवं आभूषण जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपका चौथे का ए और बी दोनों ही विकल्प जो है सही होगा। 5वां प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो प्रतापपुर में किया गया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। 6वां प्रश्न, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, बीज से। कपास के रेशे वो आपका बीज से ही प्राप्त होते हैं, तो बी विकल्प से हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति आपको पता होगा प्याज से संबंधित है, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और प्रमुख जो क्रांतियाँ हैं, काली क्रांति पूछा जाता है, याद रखिएगा, काली क्रांति आपका पेट्रोलियम से संबंधित है।
उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न, लाल क्रांति ये आपका मांस और टमाटर से संबंधित है, पीली क्रांति जो है वह तिलहन से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियाँ जो है पूछा जाता है कभी कभी। 8वां प्रश्न है, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो इन्होंने 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। सी विकल्प सही हो जाएगा आपका यहाँ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन नागार्जुन सागर बांध दिया गया है गोदावरी नदी पे, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर एक कृष्णा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पे, तो इसलिए आपका सुमेलित है। नांगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर जो है निर्मित है। 10वां प्रश्न है, सुमेल कीजिए तो और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। सबसे पहला आपका सागौन, तो सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा यानी कि मध्य भारत वाले पार्ट में जो है पाया जाता है, तो एक हो जाएगा दूसरा। उसके बाद बी दिया गया आपका देवदार, तो देवदार ये आपका पश्चिमी हिमालय यानी कि हिमालय का जो उच्च क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई देवदार की जो होती है 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये उगता है देवदार, तो आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र हो जाएंगे देवदार। बी का हो जाएगा चौथा। सुंदरी, सुंदरी ये आपका पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ये ज्वारी वृक्ष हैं, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा तीसरा। सिनकोना का संबंध हो जाएगा हिमालय का तराई क्षेत्र, तो डी का पहला। 2 4 3 1 2 4 3 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ पे सही है। 11वां प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। सी विकल्प से हो जाएगा। ये झारखंड में जो है हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है निर्मित है। इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है, फीट में देखा जाएगा तो 320 फीट के करीब जो है इसकी ऊंचाई है। और 12वां प्रश्न आपका, कथन ए दिया गया है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर है, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चक्रवात ये सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर जो है क्रमशः वायुदाब क्या होता है तो आपका बढ़ता जाता है और फलस्वरूप जो है परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार पृष्ठीय वायु यानी कि सरफेस विंड्स ये चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित यानी कि आपका स्पाइरल इनवार्ड होती हैं, जिसे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसारित यानी कि अवरोहित होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कथन ए और आर जो कि कारण दिया गया दोनों सही है और कारण आर ये कथन ए की जो है सही व्याख्या भी करता है। चक्रवात की दिशा ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये अनुकूल होती हैं, ये याद रखिएगा। 13वां प्रश्न आपका, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो ये ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। ब्राज़ील एवं पराग्वे जो दोनों जो है दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर प्रवाहित पराना नदी पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ये ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। 14वां प्रश्न, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये सर्वाधिक जो है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 15वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो इसमें है IUCN, बी विकल्प से हो जाएगा आपका। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग ये गिद्धों की समष्टि यानी कि समाप्ति में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका डिक्लोफिनेक सोडियम, सी ऑप्शन से हो जाएगा। डिक्लोफिनेक सोडियम एक जो है साधारण दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में या बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा का
कि जो कुप्रभाव का अंदाज़ा इसे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में करीब 8.5 करोड़ गिद्धों की जो है मौत अब तक हो चुकी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। 17वां प्रश्न है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, यह रामसर अब इस समय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु जो है पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होगा, केवल 2 जो है वह सही है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो कि आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों को प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। तो इसमें केवल 2 सही है, पहला जो है वह सही नहीं है। 18वां प्रश्न है, भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, तो पहला है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, दूसरा है हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, तीसरा समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो निम्नांकित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका 2, 3, 4 सही है, पहला जो है इसमें सही नहीं है, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ये हिम क्षेत्रों में जो है तेज़ी से पिघलती बर्फ़ के रूप में देखा जा सकता है और मौसम में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र ये तेज़ी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। इस और समय से पूर्व आम में जो है बौर आना ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी जो है आपका कुप्रभावित हो रहा है। तो 2 और 3 और 4 ये आपका सही है, पहला इसमें सही नहीं है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। पहला है, यह भंग नहीं की जा सकती है, दूसरा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तीसरा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, चौथा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही होगा, 1 और 3 जो है आपका सही है कि राज्यसभा के विषय में दिया गया है तो यह भंग नहीं हो सकता है, सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है वह समाप्त हो जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये जो है आपका गलत है। इसके सदस्य जो है वह 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद यानी कि निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। दूसरा है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 ये संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। 22वां प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो ये 28 जनवरी 1950 को, यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो गठन पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 और उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय में है, ये विकल्प से हो जाएगा। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 24वां प्रश्न है, कथन ए दिया गया, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, कारण।
कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान वायु के कणों से टकराने के फलस्वरूप जो है उत्पन्न हुए घर्षण से अंतरिक्ष यान की सतह का तापमान वह बढ़ जाता है, जिससे उससे चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है, जो रेडियो सिग्नलों को बाधित कर भू स्टेशन से अंतरिक्ष यान के संपर्क को वह प्रभावित करता है। तो दोनों ही यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। 25वां प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा। ए आपका जो है गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उपग्रह केंद्र की स्थापना 1972 में की गई थी और यह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है, न कि श्रीहरिकोटा में। बाकी जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में भी है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी से। कंप्यूटर ये बहुत तेज़ गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर ये मिलियन गणनाएं प्रति सेकेंड में जो है कर सकता है, और कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है, और कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका जो है ए बी सी यानी कि उपरोक्त सभी। और 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन, घटपर्णी दिया गया। परजीवी आवृत विजी, घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ईस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृत विजी ये सभी जो है सुमेलित है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 28वां प्रश्न है, इलाहाबाद को कोड किया गया है DABAHALLA। तो उसी तरह वाराणसी को जो है कोड करना है आपको, क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ए आपको यहाँ लास्ट में कर दिया गया है, उस तरह एल भी यहाँ लास्ट में, और लास्ट से जो है पहले क्रम में जो है सजाया गया है। तो यहाँ भी आपको जो है पहले को लास्ट में कर देना है। इस तरह एक एक करके जो है आपको आगे लिखते जाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है आई होगा, SANARAV। 29वां प्रश्न, निम्न अनुक्रम दिया गया 6, 11, 18, 27, 38, बीच में जो है डॉट डॉट, उसके बाद 66 में लुप्त संख्या आपको बताना है कौन सा होगा इसमें। तो 6 के बाद 11 है, बीच में कितने का गैप है? 5 का। 11 के बाद 18 है, कितने का गैप है? तो 7 का। इस तरह 18 के बाद 27 है, बीच में यहाँ 9 का गैप है। 27 के बाद 38 है, कितने का गैप है? 11 का गैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11 यानी कि 2 का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। तो 38 के बाद जो है कितना आना चाहिए? तो 11 में आप 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। तो 38 और 13 आपका कितना हो जाएगा? तो 38, 13 हो जाएगा आपका 51, 51। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 का गैप हो रहा है। तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 51। और आगे भी आप चेक कर सकते हैं, तो 13 + 2 और जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा यहाँ पे 15। 51 15 कितना होता है? 66, यानी कि आपका जो है सही है। 30वां प्रश्न है, यदि a पे पावर x बराबर b तथा b पे पावर y बराबर a, तो x y का मान आपको निकालना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 30वें का ए ऑप्शन से हो जाएगा 1 होगा। ए पे पावर x बराबर b दिया गया है, और तो ए को आप ए बराबर हो सकता है आपका ए बराबर b, उसके बाद जो है 1/x इसको लिख सकते हैं आप। तो b पे पावर y बराबर a हो जाएगा, तो b पे पावर y बराबर b, उसके बाद 1/x यहाँ लिख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका 1/x। ये घातों को जब तुलना करेंगे तो y बराबर 1/x हो जाएगा। तो x y का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना? 1, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आप यूपी के
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीएससी या यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर जो है फ्री एनसीईआरटी रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है। ये आपका 12 से 21 मार्च के बीच जो है चलाया जाएगा ज्योग्राफी क्लास का। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद फ्री सीसेट मिनी कोर्स है, ये आपका 11 से लेकर के 20 मार्च के बीच जो है ये भी चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका फ्री मिनी कोर्स है फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। ये 10 से लेकर 19 मार्च के बीच जो है चलाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचर के लिए फॉर मेंस के लिए पार्ट 1 ये 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इससे। फिर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021 ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। ये पूरे जो है 3 महीने का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें आपको यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। फिर है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पूरे जो है 6 महीने का कोर्स है। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को इसमें कवर कराया जाएगा आपको जो है एग्ज़ाम करने में, ताकि जो है आसानी हो सके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 1400 रुपये उसका फ़ी है, लेकिन आपको जो है 1260 रुपये ही पे करना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3150 ही देना पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040। उसके बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये। उसके बाद यदि 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये आपको जो है पे करना है। आप हमारा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे, आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यूपी के इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। 31वां प्रश्न है, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n + 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा जो है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो n यदि कह रहा है n को 7 से विभाजित किया है तो शेषफल 4 आता है, तो n बराबर हम कितना मान सकते हैं 11, क्योंकि 11 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तो n बराबर हम 11 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 3n + 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो n को हम 11 माने हैं, तो 3 गुणे n का मान रख दे रहे हैं 11 + 1, तो 11 3 33 1 34, नई संख्या जो आपका हो गई 34। इसको जब 7 से डिवाइड हम करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और शेषफल जो बचा हमारा तो 6। तो शेषफल जो है कितना होगा नई संख्या का 6, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो फेल छात्रों का प्रतिशत सबसे पहले आप निकालेंगे, तो आप टोटल जो है 100 मान सकते हैं, माइनस 35% छात्र क्या हुए पास हुए, तो 100 - 35 बराबर जो है कितना होगा 65%। तो 65% बराबर दिया है 455, 65% बराबर 455 हो गया। तो 100% का आप निकाल सकते हैं, तो 455 बटे 65 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ हल करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 700। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। और 33वां प्रश्न है, यदि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है तो x का मान आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप गुणा का मतलब होता है गुणा, तो 4800 गुणे 16.5 बटे प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, बराबर x का मतलब गुणा 3/4। अभी से आप हल कर देंगे तो जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 48 गुणे 16.5 बराबर 3x, यानी कि x का 3 में गुणा होगा 3x हो जाएगा, 3x/4। तो x बराबर हो जाएगा आपका 16.5 गुणे 16 गुणे 4 हो जाएगा।
तो 16.5 का 16 में गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा 264 ही आएगा आपका, 0.0 होगा तो 264 ही होगा। तो 264 गुणे 4, तो 264 में आप 4 का गुणन करेंगे तो 4 चौके 16, उसके बाद जो है 4 छक 24, 1 25, 4 दूना 8 2 10, 1056, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान 1056 आएगा। 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है, डी विकल्प से हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन और हमीरपुर इन सभी जो है जिलों में उगाया जाता है आपका। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। और 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची फर्स्ट में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। तो दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है उस्ताद बिलायत खां, तो इनका संबंध है सितार से, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। मास्टर फिदा हुसैन नासी, इनका संबंध हो जाएगा हिंदी रंगमंच से, बी का तीसरा। सितारा देवी का संबंध है कथक से, सी का हो जाएगा दूसरा। और जतिन भट्टाचार्य का संबंध जो है ये सरोद से है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में सर्वसम्मत से चुना गया है? तो ये हैं दिलीप रथ, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और 37वां प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2020 में संपन्न शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं इलावेनिल वलारिवन, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और 38वां प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह INS चेन्नई, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। यह मिसाइल जो है विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और यह मिसाइल लगभग 2.8 मैक की गति से वार करने में यह सक्षम है। 39वां प्रश्न, पृथ्वी 2 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया 16 अक्टूबर 2020 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। दूसरा, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तीसरा है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है यहाँ पे सही हैं। 16 अक्टूबर 2020 को जो है भारत ने उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया। और पृथ्वी 2 का यह परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान द्वारा नियमित प्रयोक्ता परीक्षण के तहत किया गया। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है वह 350 किलोमीटर है। तो तीनों ही कथन जो है सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं डॉक्टर साई एब्रा। अक्टूबर 2020 को जो है कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा की गई। और इस वर्ष यह पुरस्कार प्रिस्टन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के डॉक्टर साई एब्रा को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम GIC प्रवक्ता के लिए जो है GS का 15वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 14 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।